10 करो जल्दी से जरा। क्वेश्चन नंबर 10। अब आवाज नहीं करो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 10। Question number 10. कोई भी क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूं ना वो बनना चाहिए प्रॉपरली। का बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। कितना स्पीड आ गया? ओके, स्पीड शायद किलोमीटर पर आवर में चाहिए क्या? उसमें लिखा है क्या कुछ? तो उसमें लिख लो फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर्स पर आवर। स्पीड चाहिए किलोमीटर्स पर आवर। थोड़ा स्पीड से करें जरा। The angle of elevation of the jet plane from a point A ये पॉइंट ए हो गया, ये हो गया जेट प्लेन, ऐसे बना देते हैं और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है 60 डिग्री। एंड आफ्टर अ फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स में प्लेन पहुंच गया यहां, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कम हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 30 डिग्री। 30 डिग्री ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये एफ। ओके, द हाइट इज 3600 रूट 3, यहां भी यही, और 3600 रूट। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितने सेकेंड्स में चला गया? इसमें टाइम लगा है 30 सेकेंड। बट ये टाइम तो नहीं हो सकता, ये तो डिस्टेंस है ना, ब्लू वाला, टाइम तो हो नहीं सकता। तो क्या करोगे आप? सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में ले लोगे। ट्राइंगल एबीसी tan 60 इज इक्वल टू 3600 रूट 3 अपॉन AB। ठीक है, tan 60 रूट 3 कट गए क्या? तो AB आ गया है 3600। पहली बात। फिर दूसरी बात, इन ट्राइंगल ADF tan 30 is equal to 3600 रूट 3 अपॉन AD होगा ना, पूरा AD। tan 30 की वैल्यू 1 by रूट 3 is
3600 √3 अपॉन AD। तो बेटा AD का वैल्यू हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 36,000 10,800। अब BD कितना हो जाएगा? BD हो जाएगा AD माइनस AD। तो ये 10,800 माइनस 3600 कितना हो गया बच्चे लोग? 7,200। अब स्पीड आपको चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड है? CF अपॉन टाइम है 30 और ये डिस्टेंस है 7,200 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया बच्चे लोग 240 मीटर पर सेकेंड। 240 मीटर्स पर सेकेंड। अब स्पीड है 240 मीटर्स पर सेकेंड। ये देखिए, स्पीड इज 240 मीटर्स पर सेकेंड। अब अगर आपको चाहिए किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर में चाहिए तो 18/5। तो 5 से ये कितना हो गया? 48 मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया? 864 किलोमीटर पर आवर। इसके लिए ये ध्यान रखिएगा, अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर में उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आ जाती है मीटर पर सेकेंड। बट अगर स्पीड मीटर पर सेकेंड है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये अगर ये याद करने की जरूरत है तो इफ यू वांट टू रिमेंबर 864। हाँ, कितना आंसर आप लोग कुछ मिला? गौरी बोल रही थी ना, मैं आंसर देख के रहा हूँ। कितना आंसर है? सर 20/9 20/9 जो मैंने निकाला था उसमें 20/9 मैंने तो 20/9 ही तो निकाला था। सर नहीं, हम लोग ने ना ऊपर सारे ऊपर में जितने आए तो उसको सीरीज में ले लिया था, दो इधर पैरेलल में चला गया था। पर उसमें हम लोग को ऊपर वाले सारे सीरीज में जाएंगे और जिसमें 2 बचेगा वो पैरेलल में जाएगा। आंसर कितना है? 20/9 तो मेरा आंसर है, जब 6 और 6 को पैरेलल में लिया था और लास्ट के सर 14/9 आंसर 14/9। अभी देखिए, देखो एक क्वेश्चन नंबर 12 करो जल्दी से। जो भी कोई क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट करना उनको। जो भी कोई क्वेश्चन दे रहा हूं फटाफट करिए उनको। ये डीपीएसटी तब है जब आप अगर एनसीईआरटी प्रैक्टिस कर चुके हैं अच्छे से, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इससे एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। अच्छे क्वेश्चन हैं इसमें। प्लीज एक्सप्लेन द यस्टरडेज क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच यू लेफ्ट। वही पूछेंगे सब जो बल्कि राघवाल सर। 14/9 कहां से देखा है हमसे? सर उधर ही आ गया था, नेट पे नहीं उसका आंसर सर से पूछा। कौन से सर से? मेरे नहीं, किसी और। अच्छा, तो जो हमारा आंसर था वो कितना था? 20/9। हम लोगों ने किया 14/9। अब ये कैसे मालूम दोनों सही कौन सा? सर वो सही बता रहे ये देखो, सर। ये देखो, वो 11-12 वाले थे, मतलब बोल दिया। अरे सर वो 10 के पढ़ाते, सर वो 11-12 पढ़ाते सर। अरे सर वो मतलब ओलंपियाड सिर्फ पढ़ाते हैं, वो जनरली नहीं पढ़ाते, सिर्फ ओलंपियाड पढ़ाते हैं। एक बार आंसर चेक करो उसका आप लोग ना, ऐसे नहीं। जो बात खुल के कह नहीं पा रहे सर वो आपसे अच्छे हैं सर, उनको ज्यादा ज्ञान है सर।
The aeroplane when flying at a height of 4,000 meters from the ground passes vertically above the. बेटा इसको जब ट्राई करना बेटा डायग्राम बनाओ जल्दी से. Come on. इसका अजीब सा. अरे यार. आगे आंसर. अंशिका को तो कैसे बात करती थी मैसेज पर. उस प्रश्न को पूछा क्या थी. एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ. मैं पढ़ूं उसके क्या इसमें की मैंने तो डिस्कस कुछ लिखा था. एलिवेशन कहाँ से आती है. कोई टीचर बोल देगा कि नहीं होता है एलिवेशन स्लैब में. तुम भी बोलोगे कि सर वो लोग होते. डायग्राम बना कि नहीं बना इसमें. एक प्लेन और उसके ऊपर दूसरा plane. A plane when flying at the height of 4,000 meters from the ground passes vertically above another aeroplane. देखो एक ये एरोप्लेन हो गया, एक ये एरोप्लेन, और ये हो गया ग्राउंड, और यहां से ये डिस्टेंस पूरा ये हो गया 4,000. और फिर when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 and 40. देख लो एंगल्स. ये डायग्राम यार तो बन जाएगा मेरे ख्याल. कितने लोगों का बन गया हाथ ऊपर करो. गुड 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 गुड. देखो tan 60 लोगे, tan 60 तो वो लोगे CB अपॉन AB. तो ये हो गया √3 is equal to CB is how much 4,000 और AB. ओए अरे भैया वैसे तो बेइज्जती हो रही है बैच में, ऊपर से तुम लोग और कर रहे होगे. AB की वैल्यू होगी 4,000 अपॉन √3. AB की वैल्यू 4,000 अपॉन √3. ये अब आपको चाहिए ये BD इन ट्राइंगल ABD. tan 45 is equal to BD upon AB. ये 1 is equal to BD upon AB. AB का वैल्यू कितना है 4,000 by √3. तो बेटा BD हो गया 4,000 by √3. पूछे गए क्वेश्चन. Find the vertical distance between the aeroplane. DC चाहिए ना उनको. DC तो DC हो जाएगा CB minus BD. BC minus BD. BC तो है 4,000 minus 4,000 by √3. देखो ऐसे आया ना आंसर. 4,000 कॉमन और √3 minus 1 upon √3. या तो आंसर यही छोड़ दो और या फिर इसको रैशनलाइज कर दो, या फिर इसको रैशनलाइज कर दीजिए जैसी इच्छा. ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यू विल बी एबल टू रैशनलाइज. कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं जो पूछना चाह रहे हैं सर बता दो एक बार कैसे हो गया. हाँ भेजा तो कोई बात नहीं बेटा, दुनिया भेजना. करता हूं. ये देखो जरा सब लोग, ये कार, बोट, टाइम, स्पीड. जब आप इस क्वेश्चन को करें तो एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लो. फेयर क्वेश्चंस की फेयर प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार. फेयर प्रैक्टिस.
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ना ये वाला। सर आखिरी वाला A straight highway leads to the foot of the tower. A man standing at the top of the tower. डायग्राम बनाओ फटाफट जल्दी से इसका और फेयर करो इसको। जल्दी से करो इसको फेयर। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन? गलत है डायग्राम यार। एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनाते रहना। हाँ तेरे को क्या हो गया यार हैं? आज इतना इंपॉर्टेंट दिन और तुम ऐसे बैठ रहे हैं? कैसे चलेगा भाई? भाई इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन डिप्रेशन कहां दिख रहा है इसमें? हाँ डिप्रेशन में हो गया तुम। फिर सब गलत पूरे बनाए हो लाइन, कहीं भी लाइन है ना। उम्मीद हुई थी एक लाइन यहां से यहां तक आएगी, एक लाइन यहां से यहां तक आएगी। इस लाइन का भी डिप्रेशन है। जोशी जी बताओ, जोशी नहीं है इसमें कुछ। इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया 30 डिग्री और इस वाले का एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो गया 30। वहां से यहां थोड़ी देख रहे हैं। वाह आप तो कमाल। छोटा एंगल 60 डिग्री, बड़ा एंगल 30 डिग्री है। छोटी अम्मा 60 साल की, बड़ी अम्मा 30 साल की। हो गया उसका काम। ओहो ये यहां तक क्यों ठोक दी लाइन? ये एंगल एक बनेगा, एक एंगल ये बनेगा, बस ये यहां तक ऐसे देखोगी अपने पैरों को। सागर के बच्चे बहुत क्रिएटिव हैं। देखिए ये तो हो गया टावर और मैन स्टैंड एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व। ये हो गया नॉर्मल लाइन ऑफ विजन। ये हो गया पहली कार का पॉइंट 30 डिग्री एंगल और फिर यहां से कार आ गई यहां। ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ये ये स अब ये वाला डिस्टेंस कितनी देर में पूरा हुआ है? 6 सेकेंड्स। तो ये वाला डिस्टेंस 6 सेकेंड में। तो मान लेता हूं स्पीड कितनी है कार की? x मीटर पर सेकेंड। स्पीड कितनी है? x मीटर पर सेकेंड। इस बार पर मिनट नहीं चलेगी स्पीड, क्योंकि ऑलरेडी टाइम सेकंड्स में है, तो टाइम सेकंड्स में चलने दीजिए। यहां से यहां तक मान लेता हूं 30 सेकंड लिखना पड़ेगा आपको। लेट द कार टेक्स 30 सेकंड्स टू मूव फ्रॉम C टू B, फुट ऑफ द टावर। और ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया। और ये एंगल 30 है, तो ये वाला एंगल भी 30 हो गया। इसको बोलेंगे ऑल्टरनेट एंगल से ऐसा होगा। और ये हाइट मान लेता हूं h।
अब सबसे पहले CD ले लो, क्या CD इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी x, टाइम कितना है, टाइम 6 है भाई, 6x मीटर्स, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 6x। तो एक बार ले लो अब आप BC, फेयर करोगे तो जल्दी से समझ में आएगा। स्पीड इंटू टाइम, स्पीड है x, टाइम में कितना है t, तो ये हो गया है tx मीटर्स, तो ये डिस्टेंस हो गया tx। अब एक छोटा ट्राइंगल ले लो tan 60, ट्राइंगल जरूर मेंशन कीजिएगा, तो ये हो जाएगा h/tx। फिर दूसरा ट्राइंगल ले लीजिए tan 30 इज इक्वल टू h/tx प्लस 6x। tan 60 का मतलब √3 हो गया ना ये वाला, तो ये हो गया √3tx इज इक्वल टू h। h की वैल्यू डाल दी √3tx अपॉन t प्लस 6, कॉमन कितना होगा x। tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√, इज इक्वल टू √3t अपॉन t प्लस 6, तो ये हो गया t प्लस 6 इज इक्वल टू 3t, 6 इज इक्वल टू 2t और t इज इक्वल टू कितना हो गया 3। सेकेंड्स। तो इसका आंसर कैसे लिखना है वो देख लो। इसका आंसर लिखना है द कार विल टेक 3 seconds टू मूव फ्रॉम C to D and the car will take 9 seconds to move from D to B। D से B तक आने में कितना टाइम लग जाएगा 9 seconds, और C से B तक आने में कितना लग जाएगा 3 seconds। ऐसे लिखना है, C से भी लिखना है और D से भी, C से भी और D से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप सब लोग। ये करो क्वेश्चन नंबर 15, यूपीएससी का क्वेश्चन नंबर 15, क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन क्वेश्चन। इनमें आप देखो हिल हिल क्वेश्चन नहीं है। हिल हिल क्वेश्चन ही आया इसमें कहीं पे, क्योंकि उसमें 3 राइट ट्राइंगल थे। हाँ बिल्कुल, यस यस यस, के कॉमन लेके था, कॉस थीटा साइन थीटा tan थीटा। हो गया वाला, फटाफट कर लीजिए। क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन क्वेश्चन, क्लाउड एंड रिफ्लेक्शन। जरा व्हाट्सएप देख लेता हूँ, 11 दिन क्या भेजा है। ग्यारह क्या है ये, क्या नंबर है तुम्हारा? 9 3 9 3 4 3 9 3 4 3 9। ये अरे ये केड़े खड़े हो? ये वाला क्वेश्चन, चलो यार ये वाला क्वेश्चन देख लो, अच्छा क्वेश्चन। ये एक बार मैंने पहले भी किसी बच्चे को बोला था क्लासरूम में, एक बार पूछ। D1, D2 and D3 are the 3 identical bulbs. D1, D2, D3 are 3 आ गया।
चलो बच्चों लोग अब ऐसे देख लो, ढूंढना पड़ेगा। When all the three bulbs glow, the current of 3 ampere is recorded by the ammeter. एक बार जो क्वेश्चन देख लेते हैं। B1, B2, B3 are the three identical bulbs connected as shown in figure this. Ammeter A1, A2, A3 are connected as shown. यानी तीनों वायर्स में क्या कनेक्टेड है? एमीटर। When all the three bulbs glows, a current of 3 ampere is recorded by the ammeter A. एक एमीटर ये है, दिख रहा है? तो इसका मतलब इसमें कितना एम्पियर करंट है? 3 एम्पियर। ओके, फिर 3 आइडेंटिकल बल्ब्स हैं, तो इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, इसका भी रेजिस्टेंस R, और क्या इन सबका पोटेंशियल जो है क्या 4.5 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल 4.5 वोल्ट, यहां से यहां तक का पोटेंशियल भी 4.5 वोल्ट, यहां से यहां तक का पोटेंशियल भी 4.5 वोल्ट। रीजन उसका क्योंकि पैरेलल पे पोटेंशियल कैसे रहते हैं? सेम। अब तीनों बल्ब आइडेंटिकल है। अब एक बात और बताइए, क्या तीनों वायर्स में रेजिस्टेंस सेम है? अरे बोलो भाई, अरे हाँ। क्या तीनों वायर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? तो क्या तीनों में करंट भी सेम होगा? इसमें भी I, इसमें भी I और इसमें भी I। तो क्या तीनों का मिलाकर 3I is 3, तो I का वैल्यू 1 एम्पियर हो गया क्या? इसमें भी 1 एम्पियर करंट, इसमें भी 1 एम्पियर करंट, इसमें भी 1 एम्पियर करंट, तीनों में 1 एम्पियर। मिला के बैटरी से कितना जा रहा होगा? 3 एम्पियर। मिला के बैटरी से कितना जा रहा होगा? 3 एम्पियर। खुश? अच्छा, अब when all the three bulbs glows, the current of 3 ampere is recorded by the ammeter A. What happens to the glow of the other two bulbs when the bulb B1 get fuse? जो बल्ब B1 है जब फ्यूज हो जाएगा, बल्ब B1 है कहां के बाद? जब बल्ब B1 है तो वो फ्यूज हो गया, तो उससे होगा क्या? बाकी दोनों बल्ब्स की ब्राइटनेस पर क्या फर्क पड़ेगा? सर कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ क्यों? क्योंकि पैरेलल में अपने घरों में भी तो यही होता है कि अगर एक बल्ब फ्यूज हो गया तो क्या ये वाला बल्ब तेज चलने लगेगा? नहीं। अच्छा, दूसरा एक चीज और सुनो, ये बल्ब बोल रहा है कि सर मेरे अंदर 1 एम्पियर करंट आ रहा है, ये बल्ब बोल रहा है मेरे अंदर 1 एम्पियर करंट आ रहा है और 4.5 का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बल्ब भी बोल रहा है मेरे अंदर 1 एम्पियर का करंट आ रहा है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 4.5 वोल्ट। अब ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो क्या इस बल्ब के पोटेंशियल डिफरेंस पर कोई फर्क पड़ा? ना। रेजिस्टेंस पर कोई फर्क पड़ा? ना। तो करंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें भी करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब बल्ब B1 के फ्यूज होने पर B2 और B3 पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ एक जगह इफेक्ट होगा। वो एम्पियर एमीटर की रीडिंग 3 की जगह अब कितनी हो जाएगी? 2, क्योंकि इस वाले वायर का करंट आएगा 1 एम्पियर, इसका आएगा 1 एम्पियर, मिलकर कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर। इस वाले वायर का करंट अब यहां पे नहीं आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आएगी? तो इसका मतलब B2 और B3 के ग्लो पर क्या फर्क पड़ेगा? सर कुछ भी नहीं है जी। बोलिए इनका बल्ब B1 है क्या? फ्यूज हो गया क्या? अच्छा, फिर व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3? A1 की रीडिंग 0 हो जाएगी, A2 की रीडिंग में कुछ दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, A2 की रीडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, A3 की रीडिंग में। बट A की रीडिंग में 3 की जगह क्या हो जाएगा? 2। पूछा क्या उन्होंने? व्हाट हैपेंस टू द रीडिंग ऑफ A1, A2, A3 एंड A? तो A1 की रीडिंग कितनी होगी? 0, ये 1 और A3, A कितना हो गया? 2 बल्ब। When the bulb B2 get fused, how much power is dissipated in the circuit when all the 3 bulbs are glowing together? कितनी पावर होगी? तो पावर का एक फॉर्मूला लगा लिया, पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर ना, पावर इज इक्वल टू VI ले लो। V कितना था? 4.5। टोटल करंट कितना था? 3 एम्पियर वॉट। 13.5
वाह, फटाफट कॉपी कर लो। सर हाँ जी। सेकंड वाले में B2 फ्यूज होगा तो A2 में 0 आएगा ना। हाँ, अगर बिग 2 फ्यूज होगा तो A2 में क्या होगा? 0। B1 में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और B3 में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलो, ये साइंस में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में जो बल्ब वाले क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बल्ब वाले क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बल्ब वाले। और एक मिनट, ये बल्ब वाले क्वेश्चंस जो हैं ये इवन, ये मैं बता दूं, ये जितने इंपॉर्टेंट 10th में है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोगों ने किसमें बताया इसको? 12th में। 12th में तो स्पेशली एक क्लास लगी अलग से उनकी कि भैया सिर्फ बल्ब 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 वाले क्वेश्चन कर लो। 10-15 क्वेश्चन है बल्ब वाले और बहुत खतरनाक टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड है। तो बल्ब B1, B2, B3 में ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर 12th के लिए इंपॉर्टेंट है तो एग्जामिनर कई बार वो 10th वाले पेपर्स में भी इस टाइप के क्वेश्चंस डाल देते हैं। तो ये बल्ब वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ गए क्या? हाँ जी बोलो। सर ये जो 15 क्वेश्चन था वो कर रहे थे सिस्टमैटिक का, फिर उसमें हम बोला था कि फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड वाला। हाँ। तो उसमें हम LHS निकालने अलग से और फिर RHS निकालने, H tan बीटा प्लस tan अल्फा निकालने, tan बीटा माइनस अल्फा, और दोनों को RCC को एडजस्ट कर दे तो क्या उस पे मार्क्स मिलेंगे? अच्छा ठीक है, अगर तुम जो आगे बायो लेना चाहते हो, मैथ्स को छोड़ना चाहते हो तो ऐसे कर दो। बट अगर आप मैथ्स को कैरी करना चाहते हो, आगे मैथ्स में डेप्थ बढ़ाना चाहते हो, तो फिर तुम्हारा तरीका सही नहीं माना जाएगा। काम चला हुआ है तुम्हारा मेथड जो तुम बोल रहे हो, उसमें मैथ्स की नॉलेज कहीं नहीं है। वो क्या है? एक टेंटेटिव मेथड है। चलो ठीक है, बच्चे ने जैसे तैसे जुगाड़ करके आंसर निकाल दिया। हाँ, ये बल्ब का चक्कर हो गया। किसी और ने भी भेजा है कि क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन भी दिखाओ, दिखाएंगे। मेरा जो व्हाट्सएप है ना, कम से कम 4 या 5 कंप्यूटर्स पे खुला हुआ है, 4 जगह पे खुला होगा शायद मेरा ये व्हाट्सएप। ये मेरे तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके आंसर्स मैं, आपके जो भेज रहे हो आप लोग, वो मैं ही देख रहा हूँ सर। आप देखो, ये वैसे तो मेरे मैसेजेस कितने होते हैं, 45 मैसेजेस में भी इतने भाई अगर मैं पढ़ूंगा तो पढ़ लिया ही होगा। तो आप, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस आपके मैं ही देख रहा हूँ। आपको लगेगा कि टिक आ गया ब्लू कलर का, मतलब अग्रवाल सर ने देख लिया। तो जरूरी नहीं है वो मैंने देखा है, पता नहीं कौन से स्टाफ मेंबर ने देखा हो। मेरी बीवी भी चेक करते रहती है मेरे मोबाइल, आज तो सुबह छोड़ा ही नहीं। यही वाला है क्या? ओके सर, जिसमें ओके। एक तो ये कोई आपको 12:30 बजे आप ऐसे मैसेज करोगे, डर लगता है कोई? जब कोई लाइट रे ग्लास स्लैब से होकर जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिफ्रैक्शन से ज्यादा होता है, होता नहीं है? होता है क्या? नहीं, भावना को समझे। देखो मैं बता दूं, सुनो। ये हो गया रे ऑफ लाइट और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है डेंसर मीडियम, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। फिर ये हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो एंगल ऑफ इमर्जेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस होते हैं बराबर। आई इज इक्वल टू कितना होता है? ई। आर जो होता है वो लेस देन आई और आर इज लेस देन ई। अब आप क्या कहना चाह रहे हो वो आप, आपने कहीं कुछ पढ़ा होगा क्वेश्चन।
ये तो कुछ भी नहीं है, जो मैं मैसेजेस टाइप करता हूँ उसमें तो कमाल होता है यार बिल्कुल। तो उसमें तो वो एक तो ऑटो वाला जो ऑटो स्पेल जो होता है ना, वो ऑटो करेक्ट, वो तो बहुत ही नुकसानदायक चीज है। कुछ का कुछ टाइप कर देता है बिल्कुल। अच्छा मेरी आदत ये कि मैं बहुत स्पीड से काम करता हूँ। मैं तो पता लगा एक हाथ से गाड़ी चलाने, एक हाथ से कर दिया, भेज दिया, फिर थोड़ी देर में दोबारा से वहां से क्वेश्चन मार्क है, व्हाट डू यू वांट टू से, तो मैंने अपना मैसेज फिर पढ़ा, ये क्या लिख दिया यार, फिर दोबारा से करेंगे। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? मेरे भी ये नाइन्थ का है क्या? सर व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? ये अपने बैच में आएंगे कोई? मम्मी पापा बने? अच्छा नाइन्थ का यार। हाँ कोई आवाज लगा रहा है सबसे। ये देखो ये लोग किराए पे लगा के 2-3 लोग इकट्ठे डाउट भेज देते। हाँ कौन है सर? हाँ तुमने भेजे हो? कब? कितने? अगर किसी का हाइट एंड डिस्टेंस थोड़ा सा भी वीक है ना, तो आप जो डीपीएसटी है उसको अच्छे से करते जाइए अभी बैठ के, टाइम ना वेस्ट करें। तो चलो ये क्या मैंने कराया? रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट द फुल फेयर वाला कराया हुआ एक्सरसाइज। रेलवे हाफ टिकट कॉस्ट हाफ द फुल फेयर। और रेल वे आ गया क्या? नंबर्स हैं 2, 5, 3। ये लो बच्चों, ये क्वेश्चन, रेलवे हाफ टिकट हाफ कॉस्ट हाफ द फुल फेयर बट द रिजर्वेशन चार्जेस आर सेम एज ऑन द हाफ टिकट एज ऑन द फुल टिकट। भाई क्या कर रही हो यार, ये है इसे मुंह खोल के बैठो। One reserved first class ticket from station A to station B cost ₹2530। देखो जब भी हम कोई रेलवे टिकट लेने जाते हैं ना, रेलवे टिकट का जो फेयर होता है वो होता है एक तो फेयर प्लस रिजर्वेशन चार्जेस। आरसी मतलब रिजर्वेशन चार्जेस। जब भी हम लोग रेलवे के टिकट लेने जाएंगे तो वो बोलेंगे कि साहब आपको कैसा टिकट चाहिए, अनरिजर्व टिकट चाहिए, रिजर्व टिकट चाहिए। तो रिजर्व टिकट लोगे तो उसके रिजर्वेशन के बकायदा चार्जेस हो। तो मान लेता हूं एक टिकट पे फेयर है ₹X और चार्जेस कितने हैं, रिजर्वेशन चार्जेस ₹Y। लेकिन इंडिया में एक और नाटक है बहुत कि हमारा बच्चा तो बहुत छोटा है, इसका तो आधा ही टिकट लगेगा, इसका तो आधा ही टिकट लगेगा। टीटी वही अंकल बोलेंगे कि नहीं मैडम बड़ा है, बोलेंगे अरे क्या बात कर रहे, इसके तो पापा का भी आधा लगता है। ऐसे थोड़ी। तो उसमें क्या होता है, रेलवे ने नियम बनाया, ये कि अगर आप आधा टिकट लोगे, कुछ लोग धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे अरे अच्छा सुनो मेरे, रेलवे ने नियम बनाया कि जो फेयर होगा, अगर आप आधा टिकट लेते हो तो फेयर आधा लगे। अगर आप आधा टिकट लेते हो
तो फेयर क्या लगेगा आधा, ये हो गया FT। FT मतलब फुल टिकट। बट अगर आप हाफ टिकट लेते हो तो फेयर चार्जेस तो आधे हो जाएंगे, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस आधे नहीं होंगे। ये रेलवे का नियम है कि अगर आप आधा टिकट लेते हो तो रेलवे का जो फेयर है, जो भी किराया जो है वो लगेगा आधा, लेकिन रिजर्वेशन चार्जेस आधा नहीं होगा, रिजर्वेशन चार्जेस पूरा ही लगेगा। ये रेलवे का नियम है, ये लिखा हुआ है। जरा इसको यहां पे पढ़ लेना सब लोग, इंग्लिश पढ़ना जरा। A railway half ticket costs half the full fare, but the reservation charges are same as on the half ticket, as on the full ticket. अब एक आदमी आया, बोलने लगा एक टिकट देना अंकल। एक टिकट की कॉस्ट थी, एक फेयर एक रिजर्वेशन, कितना हो गया 2530। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा उसने बोला 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास टिकट एंड 1 रिजर्व फर्स्ट क्लास हाफ टिकट। उसने बोला एक तो पूरा देना है, एक आधा देना। तो यार पूरे का तो पैसा कितना हो गया x प्लस y। जब आधा देने की बारी आई तो आधे के लिए थोड़ा सोचना है। उसने बोला देखो सर, आधे टिकट का पैसा हो गया, रेलवे का फेयर तो इतना हो गया और रिजर्वेशन इतना होगा भाई। हमने बोला अरे भाई का आधा करोगे रिजर्वेशन चार्जेस। तो उन्होंने बोला देख सर, नियम ये है कि आधा जब आप टिकट लेते हैं तो आधा टिकट में फेयर तो आधा हो जाता है, बट रिजर्वेशन चार्जेस आधे नहीं होते, इसलिए वाई लगे। और मिला के कितना हो गया बेटा 3810। अब पहले ये बताओ ये सॉल्व कर लोगे कि नहीं? किसका डाउट है वाला? आंसर निकालोगे मेरा बराबर से। x और x by 2 3x by 2 plus 2y is equal to 3810। एक इक्वेशन ये और एक और इक्वेशन ये। तो जल्दी करना है, टाइम वेस्ट हो रहा है। एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? 25। एक्स का वैल्यू बोला जा रहा है 2560। वाई का वैल्यू अरे नहीं हुई, गलत है। 2530 का तो मिला के रिजर्वेशन वाला 2500 और वाई का वैल्यू 30 आया होगा फिर। ये ठीक है फिर। मैंने पहले बाहर निकाला तो मैंने 30 डाला, आप 25 बोले तो मैं डर गया, मैंने कहा 30 कैसे? अरे आगे डर के आगे ही डर है, और डर के आगे जीत भी कुछ नहीं, डर के आगे तो और डर है। उस रास्ते पे मत जाओ जिस पे डर है। अच्छा, किसी भी स्कूल में आपको एपिसोड चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कुछ भी प्रैक्टिकल, प्री बोर्ड, रिवीजन क्लासेस, रिमेडियल क्लासेस, सब कुछ खत्म? क्या चल रहा है? अच्छा, रेमेडियल क्लास। आप लोग जा रहे हैं रेमेडियल? तो जा रहे हैं। भी जा रहे हो? नहीं
सुमिति बुलानी ये देशिका जा रहा है? आ गया था सर, क्यों? वो साइन कराना, क्या साइन हुआ नहीं, एडमिट कार्ड की। अच्छा, ये किसी ना किसी बहाने से बच्चे आज के दिन स्कूल चले जाते हैं। एडमिट कार्ड कितने लोगों को मिल चुका है एडमिट कार्ड? अरे वाह, कौन है ये लोग? ग्रेटमैन और आरएस और डीएमए, ये सब एडवांस है सब लोग। बढ़िया। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, धीरे धीरे अब घर से निकलना बंद कर दीजिए। अब समझ रहे हो? घर से निकलना बंद बिल्कुल। ऐसा कोशिश करो कि आप, मैं अपने सीबीएसई बोर्ड का जिस दिन एग्जाम होगा बस उसी दिन स्कूल के लिए निकलूंगा बस। मतलब धीरे धीरे अपने टाइम को सेव कीजिए, हर जगह से टाइम को सेव कीजिए, एवरीवेयर। जहां से हो सकता है, खाने में, नहाने में, घूमने में, इधर उधर लोगों से बात करने में, गप्पों में, मोबाइल्स में या टीवी में, कुछ नहीं भैया। तो सिर्फ क्या चीज, अपना आउटपुट निकालिए। डेली अगर आप लोगों ने 2-2 नंबर बढ़ाने की भी कोशिश करी, सिर्फ कितने नंबर? 2-2 नंबर, तो भी 15 दिन में 30 नंबर बढ़ जाएंगे। कोई बच्चा अगर 40 के स्कोर पे है तो बड़े आराम से 70 पे पहुंच जाएगा वो। और कोई अगर 30 के स्कोर पे है तो वो बड़े आराम से कितने पे पहुंच जाएगा? 60। और अगर कोई 0 के स्कोर पे है तो भी वो 30 के स्कोर पे पहुंच सकता है। 5 तो हो जाएगा, हो जाएगा 80 में से 30 नंबर पे पास है ना। 27 होते हैं ऐसे तो। आप तो 27 3 का कितना हो गया? 80 नंबर में 27 के पास। चलो यार, गलती के पीछे क्यों इतना दिल खराब कर रहे हो? चलो, क्या ये रिजर्वेशन हो गया? चलो यार, फिर घूमने जाना है। ये लीजिए, और शॉपकीपर सेल्स आर सारी एट 8% प्रॉफिट। देखना, यही है क्या क्वेश्चन? एंड स्वेटर एट 10% डिस्काउंट 1008। ये थोड़ी क्वालिटी हाई हो जाती है क्वेश्चंस की ना, जब मैं प्रिंटिंग में देता हूँ। A shopkeeper sells the saree at 8% profit and sweater at 10% profit, now discount, thereby getting a sum of ₹1008. तो देखो, जितने भी ये प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें थोड़ा दिमाग लगा के ये तय करना पड़ता है कि क्या ये 1008 सेल्स प्राइस है कि ये प्रॉफिट। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक प्रॉफिट के और एक सेल्स प्राइस के। तो अब आपको ये तय करना है कि ये जो 1008 है, क्या ये सेल्स प्राइस है या सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस है? करके देखो क्वेश्चन। शॉपकीपर सेल्स अ साड़ी, मान लेता हूं साड़ी कितने के लिए उसने X, और स्वेटर कितने का लिया? स्वेटर लिया भाई। अब उसने साड़ी को बेचा 8% प्रॉफिट, तो X तो मिला होगा कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट मिल गया होगा। फिर Y को बेचा, Y मतलब स्वेटर को बेचा 10% डिस्काउंट, मिला टोटल कितना? 1008। तो ये हो गया 108x/100 प्लस 90y/100 इज इक्वल टू 1008।
तो ये हो गया बेटा 108x प्लस 90y इज इक्वल टू 1008 और फिर 2 शून्य। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या हुआ नेक्स्ट पे? इफ शी हैड सोल्ड द साड़ी एट 10% प्रॉफिट, अगर उन्होंने साड़ी को बेचा होता 10% प्रॉफिट में, तो क्या ऐसा इक्वेशन बनता? और स्वेटर को बेचा होता 8% लॉस, सॉरी स्वेटर को एक्स को बेचे 10% प्रॉफिट में और वाई को बेचा होता है 8% डिस्काउंट में। आ रहा है बच्चों लोग समझ में? तो उसको कितना मिले? 1028। तो ये हो जाता 110x अपॉन 100, ये हो जाता 92y अपॉन 100, 110x प्लस 92y इज इक्वल टू 102800। कर लोगे सॉल्व? हो गया? चले भी आगे। कॉस्ट प्राइस ऑफ द साड़ी निकालना था। चलो भाई क्या कहते हैं और इसके बाद यार स्कूल में भी क्या था, डाउट्स पूछने हैं। ये वाला, द लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अदर टू एंगल्स। तो ये हो गया एंगल ए या एंगल बी या एंगल सी। अब पहली बात तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी। फिर द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट वन। तो मान लेता हूं ये है लार्जेस्ट और ये कौन है? स्मॉलेस्ट। तो द स्मॉलेस्ट एंगल इज 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट, 1/4 ऑफ द लार्जेस्ट। अब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा। एंगल ए को लिख देता हूं एंगल बी, ना एंगल ए बी प्लस सी को क्या लिख देता हूं? एंगल ए। आया नहीं होगा तो डबल ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए कितना हो गया? 90। फिर तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हो गया? 90। बाकी दोनों का सम भी तो कितना होगा? 90। अब एंगल सी जो है 1/4 ऑफ एंगल ए है, तो एंगल सी इज 1/4 ऑफ 90। तो क्या 22.5 हो गया क्या? एंगल बी का तो पता नहीं और ये सी हो गया 22.5। तो आप सॉल्व कर लोगे क्या? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? हो गया? हो गया भैया डाउट? और किसी ने भेजे हैं डाउट्स में? उनसे का बोल रही है कि सर मैंने पहले भेजे। हाँ कहाँ गए हमसे? कब तो दिया था? कितना करते हैं? काफी भूली पिछली बात कर रही है। यही वाला look, if one of the zero of the quadrant
पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर। तो एक रूट मान लेता हूं अल्फा और दूसरा मान लेता हूं 7 अल्फा, क्योंकि वन रूट इज 7 टाइम्स द अदर। सम ऑफ जीरोस 8/3 अल्फा प्लस बीटा इज 8/3, अल्फा प्लस 7 अल्फा इज 8/3, 8 अल्फा इज 8/3, अल्फा इज 1/3, तो बीटा इज 7/3। फिर अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2k + 1/3, और अल्फा बीटा की कितनी हो जाएगी? 7/9। सॉल्व कर देंगे बेटा? अब आगे कल देखेंगे बच्चे लोग, कल मिलते हैं। और आगे आपके पास होमवर्क में आज का डीपीएसटी है।